नमस्कार। प्रयास ऑनलाइन ऐप पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हिंदी साहित्य के इतिहास की क्लास में भाग 2 के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन परंपरा। हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन की शुरुआत तो वास्तविक रूप में कब हुई मानी जाती है? 1839 ईस्वी में गारसा दी तासी नामक एक फ्रेंच विद्वान हुए। उनके द्वारा हिंदी साहित्य इतिहास लिखने का प्रयास सर्वप्रथम किया गया था। लेकिन 1839 ईस्वी से पहले भी कुछ रचनाएं हमें ऐसी देखने को मिलती हैं जिनमें हिंदी साहित्य के इतिहास की झलक हम देख सकते हैं। इन कुछ रचनाओं से संबंधित प्रश्न, रचना और रचनाकार से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उनके बारे में अगर हम देखें तो हेडिंग अपन इसकी डाल सकते हैं, हिंदी साहित्य इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास का आरंभिक स्वरूप। हिंदी साहित्य के इतिहास का आरंभिक स्वरूप। इसके अंतर्गत कुछ रचनाएं हमें ऐसी प्राप्त होती हैं जिनमें हिंदी साहित्य के इतिहास की झलक हम देख सकते हैं। उन रचनाओं को अगर हम देखें तो इन रचनाओं में सबसे पहले आ जाती है क्रम संख्या। रचना का नाम, और रचनाकार का नाम। क्रम संख्या, रचना का नाम और रचनाकार का नाम। इनमें अगर हम देखते हैं तो सबसे पहली रचना अपने पास आती है 84 वैष्णव की वार्ता। चौरासी वैष्णव की वार्ता जो है उसके लेखक हैं गोकुलनाथ। इन्हीं की एक रचना आ जाती है 200 52 वैष्णव की वार्ता। के रचनाकार भी गोकुलनाथ ही माने जाते हैं। गोकुलनाथ के द्वारा 84 वैष्णव की वार्ता जो रचना है, इस रचना में वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों का उल्लेख किया गया है तथा 252 वैष्णव की वार्ता में विठलनाथ के 252 शिष्यों का उल्लेख किया गया है। तीसरी रचना अपनी आ जाती है वल्लभ दिग्विजय। वल्लभ दिग्विजय, यह रचना है यदुनाथ की। इसके बाद जो रचना आती है वो है फूल गोसाई चरित।
मूल गोसाई चरित जो रचना है वो आ जाती है बाबा बेनी माधव दास की। बाबा बेनी माधव दास की रचना है। फिर आ जाती है भक्तमाल। भक्तमाल रचना के रचनाकार बताओ। तो भक्तमाल रचना के रचनाकार हो जाएंगे नाभादास। इसके बाद जो रचना आती है वो आ जाती है भक्त नामावली। भक्त नामावली के रचनाकार जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं ध्रुवदास। इसके बाद एक रचना आती है कविमाल। कविमाल रचना के रचनाकार हैं हरि राय तुलसी इसके रचनाकार माने जाते हैं। विद्वान मोद तरंगिणी। विद्वान मोद तरंगिणी इसके रचनाकार माने जाते हैं सुब्बा सिंह। विद्वान मोद तरंगिणी के जो रचनाकार हैं वो माने जाते हैं सुब्बा सिंह। अगली रचना है कालिदास हजारा। यह रचना है कालिदास त्रिवेदी की। अगली रचना आ जाती है कवि नामावली। कवि नामावली के रचनाकार हैं सुदन। अगली रचना है विचित्रोपदेश। विचित्रोपदेश के रचनाकार हैं ककछेदी लाल। ककछेदी लाल तिवाड़ी। ककछेदी लाल तिवाड़ी। 84 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ। 252 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ। वल्लभ दिग्विजय यदुनाथ। मूल गोसाई चरित बाबा बेनी माधव दास। मूल गोसाई चरित के बाद आ जाती है अपने भक्तमाल नाभादास की रचना। भक्तमाल के बाद आ जाती है भक्त नामावली ध्रुवदास की रचना। कविमाला हरिराय तुलसी की रचना। विद्वान मोद तरंगिणी सुब्बा सिंह की रचना। कालिदास हजारा कालिदास त्रिवेदी की रचना। कवि नामावली सुदन की रचना। विचित्रोपदेश ककछेदी लाल तिवाड़ी की रचना। आगे रचनाकार देखें।
इनमें आ जाती है काव्य निर्णय, ये भिखारी दास की रचना है। राग कल्पद्रुम, ये कृष्णानंद व्यासदेव की रचना है। कृष्णानंद व्यासदेव की रचना राग कल्पद्रुम हो जाएगी। इसके बाद आ जाती है कवित रत्नाकर माता दीन मिश्र की। दरी तिलक, हरिश्चंद्र की। श्रृंगार संग्रह है सरदार कवि की रचना। श्रृंगार संग्रह है सरदार कवि की रचना। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, उसमें इस श्रृंगार संग्रह को भी मुख्य रूप से देखा था। सरदार कवि की रचना है। तो मोस्टली अपन अगर देखें तो हिंदी साहित्य के इतिहास में हमें 1839 ईस्वी से पहले जो रचनाएं प्राप्त होती हैं उनमें 84 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ के द्वारा लिखी गई, जिसमें वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों का उल्लेख किया गया है। 252 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ के द्वारा लिखी गई, जिसमें विठलनाथ के 252 शिष्यों का उल्लेख किया गया है। वल्लभ दिग्विजय जो रचना है वो यदुनाथ की मानी जाती है। मूल गोसाई चरित बाबा बेनी माधव दास की रचना मानी जाती है। भक्त नामावली ध्रुवदास की रचना मानी जाती है। भक्तमाल नाभादास की रचना हो गई। कविमाल हरिराय तुलसी की रचना हो गई। विद्वान मोद तरंगिणी सुब्बा सिंह की रचना है। कालिदास हजारा कालिदास त्रिवेदी की रचना है। कवि नामावली सुदन की रचना है। विचित्रोपदेश ककछेदी लाल तिवाड़ी की रचना मानी जाती है। काव्य निर्णय भिखारी दास की रचना। राग कल्पद्रुम कृष्णानंद व्यासदेव की रचना। रागरोद्भव भी इसे कहा जाता है। कवित रत्नाकर माता दीन मिश्र की रचना। सुंदरी तिलक हरिश्चंद्र की रचना और सरदार कवि की रचना श्रृंगार संग्रह। इन रचनाओं में इतिहास के कुछ तथ्य अपने को देखने को मिल जाते हैं। इनके अलावा कुछ बाह्य साक्ष्य भी अपने को प्राप्त हुए हैं। विदेशी विद्वानों के द्वारा भी कुछ रचनाएं लिखी गई, उन रचनाओं के बारे में भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। बाह्य साक्ष्य नाम से अगर अपन इनको देख सकते हैं, बाह्य साक्ष्य कौन कौन से प्राप्त होते हैं, कोई इनके लेखन में भी क्रम संख्या, रचना का नाम और रचनाकार का नाम अपन देखेंगे। क्रम संख्या, रचना का नाम, रचनाकार का नाम,
इनमें अगर अपन देखें, पहली रचना आती है हिंदुइज्म एंड ब्राह्मणिज्म। हिंदुइज्म एंड ब्राह्मणिज्म नामक जो रचना है वो किसके द्वारा रची गई है? मानियर विलियम की रचना मानी जाती है, हिंदुइज्म एंड ब्राह्मणिज्म। दूसरी रचना आती है कबीर एंड द कबीर पंथ। कबीर एंड द कबीर पंथ, ये बेसकट की रचना मानी जाती है। कबीर एंड द कबीर पंथ बेसकट की रचना है। इसके बाद तीसरी जो रचना है, तीसरी रचना मानी जाती है द हिस्ट्री ऑफ सिख रिलीजन। मैकालिक की रचना। इंडियन थिज्म। इंडियन थिज्म मैकालिक। मैकानिकाल की रचना हो गई। इसके बाद आती है ए डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग ऑफ वार्डिक एंड हिस्ट्रिकल मैन्यूस्क्रिप्ट। ए डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग ऑफ वार्डिक एंड हिस्ट्रिकल मैन्यूस्क्रिप्ट। ये रचना एलपी टेसी-टेरी की रचना मानी जाती है। एलपी टेसी-टेरी की रचना मानी जाती है। गोरखनाथ एंड कनफटा योगीज। ये ब्रिक्स की रचना मानी जाती है। ब्रिक्स के बाद आ जाती है ए आउटलाइन रिलीजन लिटरेचर ऑफ इंडिया। ये फारकू हर की रचना मानी जाती है। तो बाह्य साक्ष्यों में अगर अपन देखें तो हिंदुइज्म एंड ब्राह्मणिज्म मानियर विलियम की रचना, कबीर एंड द कबीर पंथ बेसकट की रचना, हिस्ट्री ऑफ सिख रिलीजन मैकालिक की रचना, इंडियन थिज्म
मैकानिकल की रचना, ए डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग ऑफ वार्डिक एंड हिस्ट्रिकल मैन्युस्क्रिप्ट, एलपी टेसीटेरी की रचना, गोरखनाथ एंड कनफटा योगीज ब्रिक्स की रचना, और इसके बाद एन आउटलाइन ऑफ द आउटलाइन रिलीजन लिटरेचर ऑफ इंडिया, ये रचना आ जाती है फर्कुहर की रचना। हिंदी साहित्य के इतिहास की वास्तविक शुरुआत अपन देख सकते हैं तो कुछ तो आंतरिक साक्ष्य अपने को प्राप्त होते हैं और कुछ बाह्य साक्ष्य अपने को प्राप्त होते हैं। इसके बाद हिंदी साहित्य के आरंभिक 5 लेखक, हिंदी साहित्य के आरंभिक 5 लेखक हिंदी साहित्य इतिहास के लिखने हैं। ये हिंदी साहित्य इतिहास के आरंभिक 5 लेखक, इन 5 लेखकों में सर्वप्रथम लेखक कौन माने जाते हैं? हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने की सर्वप्रथम शुरुआत किस विद्वान के द्वारा की गई थी, कब की गई थी, के बाद कौन आए, उसके बाद कौन आए? उन विद्वानों के नामों में अगर हम देखें, 5 विद्वान आरंभिक विद्वान माने जाते हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की शुरुआत की। इनमें सबसे पहले आते हैं क्रम संख्या, विद्वान का नाम, और इसके बाद आ जाता है रचना काल। सबसे पहले आते हैं गारसाद तासी में अगर अपन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं दी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम विद्वान। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम विद्वान कौन माने जाते हैं? में आ जाते हैं गारसा द तासी, गारसा द तासी इसके प्रथम विद्वान माने जाते हैं। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने वाले प्रथम प्रसिद्ध विद्वान कौन है? तो वो हो जाएंगे शिव सिंह सेंगर।
अगर पूछ लिया जाए सच्चे अर्थों में, सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले सर्वप्रथम विद्वान कौन माने जाते हैं? तो अपना जो उत्तर होगा वो होगा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। अगर थोड़ा सा चेंज करके पूछ लिया जाए, परंपरागत रूप से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले परंपरागत रूप से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले सर्वप्रथम विद्वान कौन है? तो अपना उत्तर हो जाएगा मिश्र बंधु। अगर अपने को पूछ लिया जाए कि सच्चे अर्थों में, सच्चे अर्थों में परंपरागत रूप से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम विद्वान कौन माने जाते हैं? तो वो हो जाएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये प्रारंभिक लेखक माने जाते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले। हिंदी साहित्य का देखो थोड़ा सा माइनर अंतर है और प्रश्न का उत्तर बदल जाता है। सबसे पहला प्रश्न, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम विद्वान कौन माने जाते हैं? तो उत्तर होगा गारसादय ताशी। दूसरा, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले सर्वप्रथम प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार कौन माने जाते हैं? तो उत्तर हो जाएगा शिव सिंह सेंगर। लेकिन प्रश्न थोड़ा सा चेंज हो गया, सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले सर्वप्रथम विद्वान कौन है? तो हो जाएगा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। परंपरागत रूप से काल विभाजन करते हुए हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले सर्वप्रथम विद्वान कौन माने जाते हैं? मिश्र बंधु। और सच्चे अर्थों में परंपरागत रूप से या पूर्ण वैज्ञानिकता के साथ काल विभाजन करने वाले सर्वप्रथम विद्वान अगर पूछे जाते हैं तो वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। गारसादे ताशी के द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखा गया उस पुस्तक का नाम है इस्तवार द ला लिटरेचर ऑफ एंदुई ए हिंदुस्तानी। इस रचना का प्रकाशन हुआ था 1839 ईस्वी में। 2 संस्करण और 5 भागों में ये आई थी। शिव सिंह सेंगर की रचना का नाम बताओ तो शिव सिंह सरोज है। ये इन्होंने 1883 ईस्वी में प्रकाशित करवाई थी। पहले इसके प्रकाशन के लिए इसे 1878 में भेज दिया गया था, लेकिन कुछ त्रुटियां होने के कारण इसके प्रकाशन को रोक दिया गया। फिर 1883 ईस्वी में इसके संशोधित रूप का प्रकाशन करवाया गया था। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नाम से पुस्तक लिखी गई।
जिसमें हिंदी साहित्य के इतिहास का उल्लेख किया गया है 1888 ईस्वी में लिखी गई। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नाम से एक पुस्तक लिखी गई, जिसे 1913 ईस्वी में प्रकाशित करवाया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा पूर्ण वैज्ञानिकता के साथ काल विभाजन करते हुए हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से पुस्तक लिखी गई, जिसका प्रकाशन 1929 ईस्वी में करवाया गया था। ये तो आरंभिक 5 लेखक इसके माने जाते हैं। इसके अलावा 5 अन्य प्रसिद्ध लेखकों के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो अन्य प्रसिद्ध इतिहासकार जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, उनमें कौन कौन से विद्वान आते हैं, उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, कब प्रकाशित हुई, के बारे में अगर हम देखें कौन कौन से विद्वान हैं, सबसे पहले लिखेंगे क्रम संख्या, के बाद विद्वान का नाम, के बाद उनकी रचना का नाम, के बाद उनकी रचना का प्रकाशन वर्ष। राम, शंकर, शुक्ल, रसाल, इनकी रचना का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। कब लिखा? 1931 ईस्वी में लिखा। दूसरे आ जाते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। की रचना का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। उन्नीस 1938 ईस्वी में लिखा। फिर आ जाते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनकी रचना का नाम है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। उन्नीस 1952 ईस्वी। चौथे नंबर पर आ जाते हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। इनके इतिहास पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ये रचना इन्होंने लिखी 1965 ईस्वी में। इसके बाद आ जाते हैं डॉक्टर नागेंद्र।
इनकी रचना का नाम है हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। 1973 ईस्वी में लिखा। ये अन्य प्रसिद्ध इतिहासकार हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन की शुरुआत करी है और इतिहास लेखन की शुरुआत करी। इनके अलावा भी जैसे हिंदी साहित्य धीरेन्द्र वर्मा की रचना है, हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास भगीरथ मिश्र की रचना है, हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की रचना है, हिंदी भाषा उद्भव और विकास भाषा उद्भव और विकास उदय नारायण तिवारी की रचना है। इसके अलावा जैसे बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का आधुनिक काल, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी का, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, अलग अलग इतिहास पुस्तकें लिखी गई हैं जिनकी रचनाकारों के नाम हमें ध्यान में रखने। अब अपन शुरुआत करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा से, जिसमें सबसे पहले गारसादितासी की जो रचना है उसके बारे में अपन चर्चा परिचर्चा करते हैं। देखो, हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार, अब हम देखते हैं सर्वप्रथम इतिहासकार कौन है इसके। गारसादितासी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले सर्वप्रथम विद्वान गारसादितासी माने जाते हैं। इनकी रचना का नाम अगर हम देखें तो रचना का नाम है इस्तवार दे ला लिटरेचुर एंदुई ए हिंदुस्तानी। इस्तवार द ला लिटरेचुर एंदुई ए हिंदुस्तानी नाम से रचना ग्रंथ लिखा। प्रकाशन कहाँ से करवाया इसका? प्रकाशन इसका हुआ ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड से। कब हुआ? प्रकाशन वर्ष इसका आ जाता है प्रकाशन वर्ष इसका आ गया 1840 ईस्वी। अब देखो, इस रचना में इन्होंने जो शब्द प्रयोग में लिए हैं, क्योंकि यह रचना मूल रूप से लिखी गई थी फ्रेंच भाषा में। किस भाषा में लिखी गई? भाषा का नाम भी अपन लिखें तो भाषा आ जाती है, कौन सी है? फ्रेंच। फ्रेंच विद्वान ही थे ये, और फ्रेंच विद्वान होने के नाते फ्रेंच भाषा में ही इन्होंने ये हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। इस फ्रेंच भाषा में इस्तवार का अर्थ इन्होंने जो लिया है, इस्तवार का अर्थ निकलता है इतिहास। लिटरेचर जो शब्द है इसका अर्थ होता है साहित्य, मतलब लिटरेचर। लिटरेचर से साहित्य बना। फिर इन्होंने लिखा एंदुई। एंदुई, एंदुई का जो अर्थ होता है वो आ गई हिंदुओं के द्वारा बोली जाने वाली हिंदी भाषा। हिंदुओं के द्वारा बोली जाने वाली
हिंदी भाषा और हिंदुस्तानी शब्द का इन्होंने जो प्रयोग किया है वो किया है मुसलमानों के द्वारा बोली जाने वाली हिंदी, मतलब मुसलमानों के द्वारा उर्दू मिश्रित हिंदी का प्रयोग किया जाता था, उसे तो इन्होंने हिंदुस्तानी शब्द से प्रदर्शित किया है और हिंदुई शब्द का प्रयोग हिंदुओं के द्वारा बोली जाने वाली भाषा के लिए प्रयोग में दिया है। अब इनकी ये जो रचना है, इस रचना का प्रकाशन दो संस्करण व 5 भागों में किया गया है। 2 संस्करण और 5 भाग हैं इस रचना के। 2 संस्करण में से प्रथम संस्करण जो है, प्रथम संस्करण, इसमें इन्होंने 2 भाग लिए। प्रथम भाग ये 1839 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। द्वितीय भाग जो है 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और दोनों ही भाग ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी ऑफ आयरलैंड के द्वारा प्रकाशित करवाए गए। दूसरे भाग की दूसरे संस्करण की बात अगर करें तो दूसरा जो इनका संस्करण है इसके अंतर्गत इन्होंने प्रथम भाग का प्रकाशन तो करवाया 1870 ईस्वी में। द्वितीय भाग भी 1870 ईस्वी में और तृतीय भाग जो है उसका प्रकाशन इन्होंने करवाया 1871 ईस्वी में। मूल रूप से रचना किस भाग में लिखी गई थी? फ्रेंच भाषा में लिखी गई थी। फ्रेंच भाषा के अंतर्गत शब्दों का अर्थ अपन ने देख लिया। कितने संस्करणों में प्रकाशित हुई? 2 संस्करणों में प्रकाशित हुई। कब कब प्रकाशित हुई ये अपन ने देख लिया। अब ये मूल रूप से तो किस में प्रकाशित हुई थी? फ्रेंच भाषा में प्रकाशित हुई थी, लेकिन इस इस्तवार de la littérature, इस्तवार de la littérature एंदुई ए हिंदुस्तानी का अनुवाद उर्दू भाषा में और हिंदी भाषा में दोनों भाषाओं में किया गया था सर्वप्रथम 1848 ईस्वी में। सबसे पहले 1848 ईस्वी में दिल्ली के एक मौलवी थे उन्होंने अपने गुरु YF फैलन के सहयोग से, दिल्ली के एक मौलवी थे करीमुद्दीन, इन्होंने अपने गुरु के सहयोग से, गुरु कौन थे? YF फैलन, इनके सहयोग से इसका उर्दू में अनुवाद किया और 2 नाम निकाले, तबकात अरा या तजकीरा ई अरा, इन नामों से इसका प्रकाशन करवा दिया गया। 1953 ईस्वी में लक्ष्मी
सागर वार्ष्णेय ने इसका हिंदी भाषा में अनुवाद किया। हिंदुई साहित्य का इतिहास, हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से 1953 ईस्वी में इसका क्या कर दिया, हिंदी अनुवाद कर दिया। अब ये रचना अपने सामने 3 संस्करणों में प्राप्त हो गई। कौन कौन से संस्करण? मूल संस्करण, या फ्रेंच भाषा का संस्करण। दूसरा हो गया उर्दू संस्करण, जो करीमुद्दीन ने अपने गुरु वाई.एफ. हेलन के सहयोग से पूरा किया था, उर्दू संस्करण। और तीसरा हो गया हिंदी संस्करण। जो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने प्रस्तुत किया था। इन संस्करणों में कुल कवि कितने हैं, प्रश्न पूछा जा सकता है। इन संस्करणों में हिंदी के कवि कितने हैं और शेष या अन्य कवि कितने माने जाते हैं। शेष या अन्य कवियों में मोस्टली उर्दू के कवि ही शामिल कर लिए जाते हैं। तो इस ग्रंथ के मूल संस्करण में 738 कवि माने गए हैं। मूल संस्करण जो फ्रेंच भाषा में लिखा गया, इसमें 738 कवि हैं, जिनमें से 72 कवि हिंदी के माने जाते हैं और शेष जो 666 कवि रह गए वो अन्य या उर्दू भाषा के कवि माने जाते हैं। उर्दू संस्करण जो है उसमें 1004 कवियों का उल्लेख किया गया है, जिनमें से मात्र 60 कवि किसके हैं, हिंदी भाषा के माने जाते हैं। शेष जो बच गए 944 कवि वो किसके मान लिए जाते हैं, उर्दू संस्करण, उर्दू भाषा के मान लिए जाते हैं। हिंदी जो संस्करण है इसमें इन्होंने कुल 358 कवियों को ही स्थान दिया है। हिंदी अनुवाद जो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के द्वारा किया गया उसमें 358 कवियों को स्थान दिया गया, जिनमें से 220 कवि इन्होंने हिंदी के शामिल कर लिए। 220 कवि हिंदी के शामिल कर लिए और 138 कवि जो शेष रह गए वो उर्दू भाषा के रह गए। तो इस प्रकार से मूल संस्करण में अपने को कवियों की संख्या पूछी जा सकती है, कितने हैं, कुल कवि 738, हिंदी के कवि 72। उर्दू संस्करण में कुल कवि 1004, हिंदी के कवि 60 और हिंदी संस्करण में कुल कवि 358 हैं और शेष कवि जो हैं वो मान लिए जाएंगे, हिंदी के 220 हो जाएंगे और शेष 138 कवि उर्दू भाषा के कवि मान लिए जाते हैं। अब इस पुस्तक के बारे में अगर अपन देखें तो एक विदेशी विद्वान के द्वारा, अभी तक एक बार रिवाइज इसको देखें, गारसा द तासी, पुस्तक का नाम इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी, प्रकाशन ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी ऑफ आयरलैंड, प्रकाशन वर्ष 1839 ईस्वी, भाषा इसकी फ्रेंच है। इस्तवार का अर्थ इतिहास, लिटरेचर का अर्थ साहित्य, हिंदुई का अर्थ हिंदुओं के द्वारा बोली जाने वाली हिंदी, हिंदुस्तानी का अर्थ मुसलमानों के द्वारा बोली जाने वाली हिंदी। प्रकाशन 2 संस्करण एवं 5 भागों में करवाया गया। प्रथम संस्करण का प्रथम भाग 1839 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में। दोनों भागों का प्रकाशन ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी ऑफ आयरलैंड के द्वारा किया गया और दूसरा संस्करण प्रथम भाग, द्वितीय भाग और तृतीय भाग, इन तीनों का 1870, 1870, 1871 में प्रकाशन हुआ। एशियाटिक सोसाइटी के द्वारा इसका प्रकाशन करवाया गया था। इसके बाद अगर देखें तो इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद किया गया 1848 ईस्वी में। दिल्ली के एक मौलवी करीमुद्दीन ने इसका उर्दू अनुवाद किया था। कौन सा अनुवाद किया था? उर्दू भाषा में अनुवाद किया था। उर्दू भाषा में अनुवाद किया गया, किस नाम से? तबकात उस वर्रा या तजकीरा ई सुवर्रा ई हिंदवी नाम से इसका उर्दू में अनुवाद किया। किसने किया? करीमुद्दीन ने किया। किसके सहयोग से किया? वाई.एफ. हेलन के सहयोग से किया। कब किया? 1848 ईस्वी में किया। इस इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी का हिंदी अनुवाद 1953 में लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के द्वारा हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किया गया। अब इसके 3 संस्करण अपने पास हो गए। मूल संस्करण जो
फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। उसमें कुल कवि कितने? 738। हिंदी के कवि कितने? 72। उर्दू के कवि कितने? 666। मतलब 72 में जो शेष रह गए वो सारे के सारे उर्दू के ही माने जाते हैं। फिर उर्दू संस्करण में कुल कवि 1007, हिंदी के कवि 60 हैं। 944 कवि जो शेष रह गए, 944 कवि उर्दू के कवि हो गए। हिंदी संस्करण में कुल 358 कवियों को स्थान दिया गया, जिनमें 220 कवि हिंदी के हैं और शेष 138 कवि जो हैं वो अन्य भाषा या उर्दू भाषा के मान लिए जाते हैं। अब इस पुस्तक का महत्व क्या माना जा सकता है? तो महत्व अपन देखें कि एक फ्रेंच विद्वान मतलब विदेशी विद्वान होने के बावजूद हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का सराहनीय प्रयास इनके द्वारा किया गया, जिससे अन्य भारतीय इतिहासकारों को भी हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की प्रेरणा प्राप्त होती है। अब इस रचना की कमियां अगर अपन देखते हैं, इस रचना की विशेषताओं में एक विशेषता और है कि इस रचना में इन्होंने भारत के विभिन्न उत्सवों का वर्णन बहुत ज्यादा किया। भारत में मनाए जाने वाले विभिन्न उत्सव त्योहार जो हैं उनका वर्णन भी इसमें किया गया है। माना जाता है कि ये जो गारसाद तासी हैं कभी भारत आए नहीं थे, वहीं पर रहकर उन्होंने अध्ययन किया और अध्ययन करके हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की का सर्वप्रथम प्रयास इनके द्वारा किया गया है। वर्तमान में अगर अपन देखते हैं तो इनमें कमियां क्या क्या निकल करके आती हैं, तो इन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की सबसे पहली कमी तो क्या है कि इन्होंने वर्णानुक्रम पद्धति को अपना लिया। कौन सी पद्धति? वर्णानुक्रम पद्धति को अपना लिया। और वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाने के कारण हिंदी साहित्य के प्रथम कवि के रूप में इन्होंने अंगद नामक किसी कवि का उल्लेख किया है और अंतिम कवि के रूप में इन्होंने हेमंत नामक किसी कवि का उल्लेख किया है। तो वर्णानुक्रम पद्धति अपनाने के कारण काल विभाजन अच्छे से नहीं कर पाए। काल विभाजन का कोई उल्लेख इनके द्वारा नहीं किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस रचना को केवल वृत्त संग्रह, इतिहास पुस्तक के रूप में स्वीकार न करके केवल वृत्त संग्रह कहकर पुकारा है। अब इसमें कुछ ज्यादा अपने को देखने की आवश्यकता नहीं है। जो जो विषय वस्तु आपको बताई गई है उन्हीं विषय वस्तुओं को अच्छे से याद कर लेंगे तो अगर गारसाद तासी से प्रश्न आता है तो इसके बाहर कुछ शेष नहीं रहता। अलग विद्वानों की बातचीत अपन करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।